सरकार की तरफ से, बीजेपी की तरफ से अपनी बातों को रखने के लिए राजेंद्र अग्रवाल जी, मंच पर आपका स्वागत है। सांसद है भारतीय जनता पार्टी के, तालियों के साथ इनका स्वागत कीजिए। कृषि क्षेत्र में भी ये भी अच्छी समझ रखते हैं और उसी पूरे इलाके से ये भी आते हैं। तो अग्रवाल जी, स्वागत है आपका मंच पर। माइक उठा लीजिए। तो टिकैत साहब, आप ही के साथ शुरुआत करते हैं। हाँ जी, शुरुआत करो। इतने महीने हो गए हैं और आज भी किसान उसी तरह से जमे हुए हैं। वो कौन सी बात है जो आप लोगों को आज भी इस आंदोलन को आगे ले जाने के लिए प्रेरित करती है, और वो कौन सी दिक्कत है जिसकी वजह से आज भी किसान तमाम परेशानियों को झेलकर सड़कों पर बैठा हुआ है? फसलों का रेट ठीक मिल जाए, इसलिए यहाँ पे बैठे। जो भारत सरकार ने कहा कि एमएसपी थी, है और रहेगी, वो धरातल पर भी मिल जाए, कागजू पना रहे। और यहाँ पे बैठे हुए हैं पिछले 11 महीने से। एक बार भारत सरकार पार्लियामेंट में देश के प्रधानमंत्री 750 किसान एक्सपायर हो गए, उनके लिए भी 2 शब्द बोल दे कि दुख की घटना है कि हमारे किसान शहीद हुए, एक शब्द किसी की डेथ पे भी बोल देना चाहिए। क्वेश्चन, अगला सवाल उनसे कर लूं, राजेंद्र अग्रवाल जी से। करो। राजेंद्र जी, वो कह रहे हैं, शिकायत है उनकी कि देश के प्रधानमंत्री किसानों की दिक्कत पर कुछ क्यों नहीं बोलते हैं, जिनकी मौत हुई है उस पर कुछ क्यों नहीं बोलते हैं? प्रधानमंत्री जी सदैव किसानों के विषयों पर बोलते हैं, पार्लियामेंट में भी बोले हैं। कृषि विधेयकों के ऊपर पूरी चर्चा हुई थी, उसमें भी जो है ये विषय आया था। वास्तव में तो पिछले 11 महीने से हम लोग देख रहे हैं कि एक कन्फ्यूज़न पूरे आंदोलन के अंदर है, और मुझे आज भी समझ में नहीं आता। शुरू में तो चलिए बात लगती थी कि अध्यादेश हुआ या कानून आए, कुछ भ्रम हो सकते हैं, लेकिन चर्चाएं हुई हैं, संसद में चर्चा हुई है, विभिन्न मंचों पर चर्चा हुई है, सुप्रीम कोर्ट में विषय पहुंचा है, विषय स्पष्ट हुए हैं। आज मुझे समझ में नहीं आता कि क्या कारण है, कोई एक कारण भी बताएं। तीनों कानूनों के बारे में कुछ बताएं, एमएसपी के बारे में कुछ बताएं। क्या ऐसा प्रावधान हो गया सरकार के द्वारा जिस पर इनको आपत्ति है? मुझको ये लगता है कि ये इसका जो उद्देश्य है किसान हित नहीं है, कुछ अन्य है। कुछ राजनीतिक एजेंडा हो सकता है, कुछ राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हो सकती हैं, कुछ राजनीतिक दलों के एजेंडे से जुड़ाव हो सकता है। क्योंकि किसानों को लेकर के जो विषय उठने चाहिए, किसानों को लेकर के जो चर्चा होनी चाहिए, वो चर्चाएं हुई हैं, और नरेंद्र मोदी जी की सरकार पूरी तरीके से उन विषयों पर सेंसिटिव है। उसका ट्रैक रिकॉर्ड है, जो 2014 के पश्चात से किसानों को केंद्र में रख करके कदम उठाए गए हैं, चाहे वो किसान को किसान के नाते राहत देने की बात हो, और चाहे गांवों के अंदर रहने के कारण से गांवों के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण करने की बात हो। क्योंकि यदि गांव के अंदर सुविधाएं होंगी तो किसान को वहां रहने की स्थिति बनेगी। क्योंकि ये स्थिति अच्छी नहीं है कि किसान गरीबी के कारण से, साधनहीनता के कारण से अपनी खेती को छोड़ने के लिए मजबूर हो और शहरों में जाकर के मजदूरी करे। ये स्थिति अच्छी नहीं है। तो जहां किसान की चिंता करना, वहीं किसान के परिवेश की भी चिंता करना, और मैं उन बातों को बहुत सारी को गिना सकता हूं मैं, लेकिन उन सब विषयों के ऊपर लखीमपुर खीरी पर भी बात करेंगे। लेकिन राकेश टिकैत साहब, एक एक करके तीनों कानूनों पर चर्चा कर ले। सबसे पहला जो कानून है, द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट 2020, जो एपीएमसी से डील करता है, जिसके बारे में ये प्रावधान है कि अब एपीएमसी से बाहर भी जाकर किसान बेच पाएगा। आप कहते हैं इस कानून की वजह से मंडियां बंद हो जाएंगी। कहां लिखा है सर, और कैसे ये साबित होता है कि मंडियां बंद हो जाएंगी? एक एक क्लॉज पर आपने मध्य प्रदेश की खबर पढ़ी, 182 मंडी बिखरी हैं, उनकी जमीन बिखरी है, उनकी आमदनी घट गई, और इसलिए उन मंडियों को बेचना पड़ रहा है। आपने पढ़ा, आपकी नॉलेज में है? नहीं है तो दिखा देता हूं। तो आप कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में जो अभी हो रहा है, ये आपको पहले से पता चल गया था कि मंडियां बंद होंगी? मैं आपसे वजह पूछ रही हूं। मैं ये कह रहा हूं कि एक मेरा सवाल समझिए, मेरा सवाल आपसे ये है कि आप इस निष्कर्ष पे कैसे पहुंच रहे हैं, क्यों मंडियां बंद हो रही हैं?
जब माल बाहर बिकेगा वो जगह बता दो, बाहर का एक जगह बता दो कि मंडियों के बाहर या एमएसपी पे कहाँ पे खरीद होगी। एक जगह आप पर्टिकुलर बता दो, उत्तर प्रदेश में बता दो कि कहाँ बिकेगी, वो जगह बता दो, वहाँ पे बेच देंगे। एक जगह, 10 नहीं, एक जगह बता दो। आप चाहते हैं कि सरकार सुनिश्चित करे, चिन्हित करे कि यहां पर जाकर बेचिए। सरकार ये सुनिश्चित कर ले कि जो पार्लियामेंट में तय हुआ है, जो देश की जनता को बेवकूफ बना जा रहा है कि एमएसपी थी और है और रहेगी। एमएसपी ना थी, ना है और ना रहेगी। एमएसपी दिल्ली के कागजों में है। किसान बर्बाद हो चुका है पूर्ण रूप से। आप जाओ एक बार गांव में, जाता कोई है नहीं। दिल्ली में बैठ के और यहां लिख देते हैं एमएसपी है, थी और रहेगी, बिकता है नहीं। मंडियां खत्म नहीं होगी, मंडियों के बाहर खरीद होगी। कौन कर रहा है मंडियों के बाहर खरीद? और मंडी के बाहर कहां बिकेगा वो जगह तो बता दो ना कि मंडी के बाहर भी, या मंडी कोई एमएसपी देने का फार्मूला तय नहीं करता। मंडियां एक किसान की फसल बेचने का एक प्लेटफॉर्म है। ठीक है, मंडी प्लेटफॉर्म है। मंडी एमएसपी भाव तय नहीं करती। लेकिन अगर प्लेटफॉर्म, आप बगैर प्लेटफॉर्म के ट्रेन रोक दो क्या? बगैर प्लेटफॉर्म के अगर ट्रेन रुक जाए, इसका मतलब तो ये है कि बिहार तो बहुत मजबूत होना चाहिए था। आज से 16 साल पहले बिहार की मंडियां बंद कर दी, ये एक खत्म होगी वहाँ पे। आज वहाँ का तो फिर जो किसान है बहुत अमीर होना चाहिए था बिहार का, तो वो कहाँ बेचे जाके? आप जगह बता दो ना कहाँ बेचेगा, कौन उसकी खरीदारी करेगा? ठीक है, कहां पर बेचेगा इस पर मैं सवाल पूछूंगी, लेकिन इस एक्ट पर एक और सवाल है मेरा। आपने खुद कहा एमएसपी ना थी, ना है, ना रहेगी। मतलब आप ये मान रहे, क्योंकि कानून एडमिनिस्ट्रेटिवली है, कानून तो पहले से भी नहीं था, लॉ तो था नहीं जो एमएसपी की गारंटी देता था। तो वो सरकारें चली गई। आपने एमएसपी की वजह से इसके पहले सरकारें बदली है। नरेंद्र, जब मोदी जी मुख्यमंत्री थे 2011 में एक फाइनेंशियल कमेटी एक बनी थी, ये मुख्यमंत्री रहते उसके चेयरमैन थे। वो फाइल निकलवा लो, उन्होंने ये प्रस्ताव किए थे और भारत सरकार को भेजे थे, उस टाइम के प्रधानमंत्री को भेजे थे कि देश में एमएसपी पे गारंटी कानून बनना चाहिए। वो फाइल निकलवा लो। आज तो अपने ही फाइल पे साइन किए हुए को आज लागू कर दो। क्यों देश को धोखा दे रहे हैं? बताइए अग्रवाल जी, धोखा दे रहे हैं। और कहां बेचेगा किसान? देखिए, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। बाबा महेंद्र सिंह टिकैत वो बराबर इस बात को कहते थे। मैं इसीलिए उनका नाम यहाँ पर ले रहा हूँ कि राकेश टिकैत जी के वो पूज्य पिताजी थे। वो कहते थे दुनिया में प्रत्येक उत्पादक को अपने उत्पाद का दाम तय करने का हक है, किसान को नहीं है। और बराबर इस बात का आग्रह करते हैं, उसके लिए आंदोलन चलाए उन्होंने। और इस जो पहला कानून है उसके माध्यम से किसान को ये आज़ादी दी गई है कि वह मंडी के बाहर भी अपने उत्पाद को बेच सकता है। कहीं भी बेचे, वो कहाँ बेचेगा? कहीं भी, एनीवेयर, तो पूछ रहे हैं, पूरे देश के अंदर कहीं भी। और उसके बाद भी यदि उसको एपीएमसी में बेचना है तो कोई बंदिश नहीं है, उसको ऑप्शन दिया गया है, उसको विकल्प दिया गया है। एपीएमसी आज भी चल रही है, हापुड़ के अंदर चल रही है, मेरठ के अंदर चल रही है, यानी सब जगह चल रही हैं। अब ये कहाँ का उदाहरण देते हैं वो उस पर मैं चर्चा नहीं करना चाहता, लेकिन पूरी तरीके से एपीएमसी के बंधन से मुक्त करके बाबा टिकैत इस बात को कहते थे। और आपको इस बात में ध्यान दिलाऊं कि जब ये कानून बने, मैं राकेश जी ने उसका समर्थन किया था उसका पहली बार, तो फिर बाद में क्या हुआ कोई बात नहीं, बता दीजिएगा। कोई उसके बाद क्या हुआ राकेश जी बताएंगे। परंतु पहले उन्होंने कहा कि हाँ भी बाबा टिकैत की उनकी इच्छा पूरी हुई और किसान को अपने उत्पाद का अपनी इच्छा से बार्गेनिंग करके दाम तय करने का हक है, ये मिल गया। बहुत राकेश जी ने समर्थन किया। मैंने ये कहा है, फिर सुन लो, एक पूरे सरकार के पास में एक हिंदुस्तान पेपर की एक कटिंग है। जब प्रेस वाले ने पूछा उसने अपना जवाब दे दिया है सबको, वो जरूर ले लेना चाहिए सांसद जी। उस टाइम पे 2 क्वेश्चन थे। एक ये था कि इसका आप समर्थन करते हैं क्या? हमने कहा कि हम प्रधानमंत्री का समर्थन कर देंगे। प्रधानमंत्री का पायलट प्रोजेक्ट है डिजिटल इंडिया कैंपेन, हम किसानों को भी उस कैंपेन से जोड़ दिया जाए तो हम भी प्रधानमंत्री का समर्थन कर देंगे। न तो वे बात समझने वाले रहे, इस तरह के पत्रकार हो गए, ऐसे ही हो गए, वो सारी चीजें एक खबर में उन्होंने लगा दी, उन्होंने अपना स्पष्टीकरण दे दिया। हम आज भी कह रहे हैं
कि देश के प्रधानमंत्री अमेरिका में जाकर झूठ बोल के आए। उन्होंने कहा कि हमने सारे देश को डिजिटल कर दिया। किसान तो डिजिटल हुआ नहीं जी, आप हमको भी कर दो डिजिटल। हम अपनी फसल बेचें, गन्ना सारी चीज बेचें, और हमारे खाते में भी जैसे तेल कटता है हमारे अकाउंट से, ऐसे ही हमारे खाते में पैसा चले जाए। जब किसान अपने घर पर चले जाए, वहाँ चले जाए। आपने अपने घोषणा पत्र में जो कहा उसको कर दो। आपने MSP पे C2+50 वाला फार्मूला करा, उसको लागू कर दो। आपने अपने घोषणा पत्र में जो कहा, जनता को बहका के आपने वोट ली, आप वो कर दो। आप एक बात तो कर दो ना कि देश की जनता को क्या कहोगे। आप ही के मंत्री ये कह रहे जी, हमने तो ये कह रहे कि फर्टिलाइजर भी हम एक बैग के साथ में एक बैग फ्री दे रहे। जनता को झूठ से मत बहकाओ। MSP पे कहीं खरीद नहीं हो रही। चावल क्या आम जनता को, जो ये शहर में जो लोग हमारे रह रहे हैं, क्या इनको 8 रुपये किलो चावल मिलता है? किसान का 8 रुपये किलो बिकता है। क्या इनको 11 रुपये किलो गेहूं का आटा मिलता है? तो बिचौलिए ही तो हटाने थे ना टिकैत साहब। हाँ, बिचौलिए तो 10 साल से आपके घर पर जाकर हम लोगों ने वहां पर शोज किए। आप शुरू में यही कहते थे बिचौलियों को हटाना है, बिचौलियों को हर हाल में हटाना है। अब जब हटाना जा रहा है तो आप कह रहे हैं कि नहीं, उनकी भी हमें फिक्र है। ये कह रहा नहीं ना, आप हम बेचे कहाँ, वो जगह तो बता दो ना। जगह कोई नहीं बता रहा। कह रहे हैं एनीवेयर, पता नहीं एनीवेयर बताएंगे अगर बताओ ना, जगह बताओ। कहीं भी, मैं कह रहा हूँ ना, कहीं भी। हाँ, कहीं पे भी स्थिति ये थी। किसान फसल लेके कहाँ निकल जाए, किसी भी जगह जा सकता है, कोई भी खरीदारी उससे हो सकता है। अभी देखिए स्थिति ये थी, मंडी में यदि कोई सामान न बेचे, बाहर बेच दे किसी को, कोई अपना गाड़ी में लेकर के गेहूं गया या ट्रैक्टर में लेकर के गेहूं गया, किसी को दे दिया, मंडी वाले आ जाते थे, हमको शुल्क दो, अपना शुल्क देना पड़ता था उसको, और शुल्क की नहीं लेते थे, दंड भी उसके ऊपर लगाते थे। चलिए दूसरे, अभी 1 साल पहले तक दूसरे कानून पर आते हैं, क्योंकि लखीमपुर खीरी पर भी हमने जगह बताई कि कहाँ बिकेगा, वहां पे आप लोग नहीं आने देते। हमको पता है, जगह बताएं, जगह बताएं कहाँ है हमको। फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज एक्ट 2020, लीगल फ्रेमवर्क फॉर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। अब आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पर भी डरा रहे हो कि किसान की जमीन चली जाएगी। कैसे, क्यों चली जाएगी? हिमाचल में अभी तो कॉन्ट्रैक्ट जो हो रहा है वो फसल का हो रहा। हिमाचल में सेब का कॉन्ट्रैक्ट कर रहा किसान। सरकार ने तो 16 रुपया सस्ता करा नहीं ना, आम जनता को 16 रुपया सस्ता मिला। एक बड़ी कंपनी आई जिसने 11 साल पहले जो रेट था सेब का, उसी रेट को फिर कहा कि इस रेट में मैं खरीदूंगा, और 16 रुपया एक ही दिन में ड्राम कर दिया, क्योंकि वो बल्क में खरीदेगा, उसको स्टोर करेगा, और जब किसान की फसल आएगी 80,000 पेटियां सेब की अडानी ने मार्केट में 5 दिन में निकाल ली। मार्केट को डाउन करा और फिर कह दिया कि रेट मार्केट में अब ये हो गया है, मैं 16 रुपया सस्ता सेब खरीदूंगा। आप जाओ एक बार हिमाचल में। जमीन कैसे चली जाएगी किसान? जमीन तो चली जाएगी। क्यों चली जाएगी? डरा रहे हो ना आप। कैसे, कहाँ जा रही है सर जमीन? जमीन कहाँ जा रही? हाँ बताओ ना आप। असल जमीन जब उसको कैसे फसल जमीन के, चली जाएगी? आप तो जब डरा रहे हो उसको फसल बेवजह। के रेट नहीं मिलेंगे तो छोड़ कर तो आ रहे हैं ना। 2 तरह के लोग गांव छोड़ रहे हैं। एक जो गरीब हो लिया बिल्कुल, उसके फसल के रेट नहीं मिलते, वो अपनी जमीन छोड़ कर आ रहा, ठेके पे दे रहा है, वो दूसरे को दे देता है। दूसरा पढ़ा लिखा आदमी भी, उसको तो गांव में रहना चाहिए। दोनों लोग जमीन छोड़ रहे हैं क्योंकि फसलों के रेट नहीं मिलते। कहाँ छोड़ रहे हैं सर? यही तो मैं आपसे पूछ रही हूँ। आप जाओ ना गांव में। जमीन चली जाएगी, और अगर कोई जमीन छोड़ देता है, जाएगी ना, चली जाएगी का एक दिन में चली जाएगी। जब गांव लोग छोड़ रहे हैं तो जमीन तो जा ही रही है ना। डरा रहे हो आप? डरा क्यों रहे? आप जाओ गांव में, सर्वे तो करो ना। सर्वे आप करते नहीं, बेवजह डरा रहे हो। तो आप ये KMP चल रहा है, और 10 दिन के बाद में, 15 दिन के बाद में यहाँ को 2 से 4 हजार ट्रक पर डे धान के निकलते हैं यहाँ से। वे सस्ते में फसल खरीदते हैं और MSP पे बेचते हैं। MSP पे किसान नहीं बेचता, व्यापारियों का MSP पे बिकता है। किसान अपना 40 क्विंटल धान नहीं बेच सकता, एक व्यापारी 20-20 और 25-25 हजार क्विंटल खरीद कर बेचता है। वह मंडी हमको भी बता दो कहाँ है। व्यापारियों के लिए खोला गया है कि वो कहीं पर भी बेच ले। पहले किसान बेचता था अपनी फसल को हरियाणा और वहाँ बेच देता था। आज वो एक जिले से दूसरी जगह नहीं बेच सकता, उसको बंधन कर दिया कि आपका क्रय केंद्र ये है और आप इसी पे बेचोगे। 300 क्विंटल एक जगह बिकेगा। एक मिनट सुन लो। अरे सुनने की वो है नहीं, आप में आप एक क्रय केंद्र पे 300 क्विंटल बिकेगा। वहां पे खरीद होगी उस क्रय केंद्र पे 1 लाख क्विंटल की। कितने दिन में खरीद करेगा वो? एक बार हिसाब लगा लो।
नहीं, तमाम दिक्कतें अपनी जगह पर है, लेकिन इसकी वजह से जमीन चली जाएगी। जो आप कह रहे हैं ना, वो तो डरा के बुलाते हैं आप किसानों को, गुमराह करते हैं। अच्छा, डरा का बुला रहा, उनको रेट नहीं मिल रहा इसलिए आ रहे हैं। उनका गन्ने का भुगतान करवा दो। यही बीजेपी सरकार थी कि अगर हमारी सरकार आएगी हम 450 रुपया पर क्विंटल गन्ने का रेट देंगे। इलेक्शन से पहले हम 14 दिन में गन्ने का भुगतान करवाएंगे। ना 14 दिन में भुगतान हुआ और ना गन्ने का रेट 450 हुआ। अब पूरे 5 साल में अब 25 रुपए का रेट बढ़ाया है। ठीक है, एक छोटा सा इस पर जवाब। गन्ने पर थोड़ा सा बाद में आ जाएंगे, करेंगे चर्चा। परंतु जो बात एक एमएसपी की कह रहे हैं, भुगतान की बात कर रहे हैं, ऑन रिकॉर्ड में इस बात को बोल रहा हूं, उत्तर प्रदेश के अंदर बराबर एमएसपी पर खरीदारी हुई है, पहले से बढ़कर के खरीदारी हुई है। और तीसरे दिन किसान के खाते में सीधा पैसा पहुंचा है। अच्छा बताओ, गन्ने का विषय बताता हूं। अग्रवाल जी, ये रूल होना चाहिए। मैं बताता हूं। एक सेकंड प्रभु, ये रूल होना चाहिए, एक्सेप्शन नहीं जिस पर आप अपनी पीठ थपथपाएं। क्या ये सच्चाई छिपी है कि इस देश में किसानों को एमएसपी नहीं मिल रही है? बताओ कहां मिल रही है? अच्छा, झूठ का बताओ, कोई इलाज है क्या? अच्छा, झूठ का तो कोई इलाज है ही नहीं। भाई सरासरी सब देश के सामने झूठ बोल रहे, बताओ क्या इलाज है? कर लो, क्या करो इनका। देखिए, लेकिन गलती इनकी भी कुछ नहीं, चल इनकी भी कुछ नहीं रही। इनका भी बस्ता दे रखा हाथ में, क्या बोलना है सब बंधन में है। नहीं बोलने की आजादी तो केवल राकेश जी को है, वो कुछ भी बोल सकते हैं। हमको है, लेकिन पिछले 10 महीने में जो इन्होंने बोला है उसका जरा एक पूरा एक रिकॉर्ड बनाया जाए तो खुद में बड़ा इंटरेस्टिंग है वो। नहीं, हमने तो कुछ चुनिंदा बातें जो आपको याद हो बताइए। जी, नहीं, मैं उसमें ज्यादा नहीं जाना चाहता। मैं खाली ये कहना चाह रहा हूं, मैं एमएसपी का बाकायदा एमएसपी पर खरीद होना और उसका भुगतान तीसरे दिन होना, ये केवल कहने से बात नहीं बनती है। मैं झूठ बोलने का क्या मतलब है मुझको? अच्छा ठीक झूठ है, ये बोल रहे हैं आप अपने जिले में। अब आपने एमपी साहब ने कह दिया, बिल्कुल आपका धन्यवाद। आप आकर चेक कर लीजिए, चेक कर लीजिए, मेरठ में चेक कर लीजिए, आपका जिला पर बराबर ठीक है भाई, खरीदारी भी हुई है और तीसरे दिन भुगतान भी हुआ। ठीक, मैं खुद खरीद केंद्रों पर जाकर के आया हूं उनको। आपकी बात मान ली। भाई साहब ध्यान से सुन लेना, एमपी साहब ने अपने जिले की जिम्मेदारी ले ली। किसी के धान की खरीद नहीं होगी तो डीएम और एमपी साहब तैयारी कर ले, हम पूरा धान वहां पे लेकर आएंगे। अपना क्रय केंद्र लगवा लो, कहीं पे भी लगवा लो, आपकी जिम्मेदारी है। जो आपका क्षेत्र है उसमें आप खरीदारी करवा देना। एमपी साहब ने जिम्मेदारी ले ली, ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर जिसकी भी धान है वो एमपी साहब की जिम्मेदारी है, लेके और मेरठ की ढब को अपना चल दो। धन्यवाद जी आपका बहुत बहुत। मिल गई हमें जगह, मिलेगी एमपी साहब का ऑफिस मिल गया, घर मिल गया, वहां का डीएम का ऑफिस मिल गया, वहां जो मेला ग्राउंड होगा वो मिल गया। एमपी साहब जगह बताओ, लेकर कहां है? ऐसा है ना एक हम समस्या पर चर्चा करें। ठीक है, आप आइए, आपका स्वागत है, आपका स्वागत है, बराबर स्वागत है आपका। नहीं, कहां लेकर आना जगह बता दो मेरे। ठीक है जी, सुनिए बात को, सुनिए। बताओ। केवल हंगामा करना, केवल मेरी बात सुन लीजिए, केवल हंगामा करना, हल नहीं निकालना, ये इस आंदोलन का बिल्कुल एक प्रकार का क्रक्स हो गया है। किसी भी प्रकार की चर्चा से भागना, किसी भी प्रकार के संवाद से भागना, जिद में फंसे रहना, यानी सारा का हम देख ही रहे हैं। ये सुप्रीम कोर्ट की नहीं मानना, संसद की नहीं मानना। आखिर जो संसद है वो सक्षम है और उसी को अधिकार है कानून बनाने का। संसद कोई हवा में से नहीं बनती, संसद जनता के द्वारा चुनी जाती है। जो एक जनरल विल है, जो एक देश की इच्छा है, वो संसद के द्वारा प्रकट होती है। राजनीतिक दल एक एजेंडे को लेकर के जाते हैं, उस एजेंडे के अनुसार वोट की वो रिक्वेस्ट करते हैं जनता से, जनता निर्णय करती है, उसके आधार पर कानून बनते हैं। उसको नहीं मानना, उसमें चर्चा हुई, उसको स्वीकार नहीं करना। 26 जनवरी के बाद आपकी सरकार ने, एक सेकंड सर, क्या आपकी सरकार ने बात करने की पहल की? क्या कृषि मंत्री ने बुलाया? बस वो टीवी पर आते हैं, कहते हैं हम तो बातचीत के लिए तैयार हैं। बराबर तैयार है, लेकिन ये जो प्री कंडीशन है कि कानून वापस लिए जाने चाहिए, ये कैसे संभव है? ये कहां तक उचित है? कंडीशन आप लगाते हो, कंडीशन लगाती है आपकी सरकार। संसद के द्वारा पास किए गए, संसद के द्वारा पास किए हुए कानून इस प्रकार से वापस लिए जाएंगे क्या? संसद की क्या मान्यता इस प्रकार से रहेगी? और मुझे बराबर आश्चर्य होता है, जो मैंने प्रारंभ में कहा, जो राजनीतिक एजेंडा है वो कहीं ना कहीं गाइड कर रहा है। कांग्रेस का जो कंफ्यूजन है, मैं इसको जरा ज्यादा एलोबोरेट नहीं करना चाहता हूं। ऐसा लगता है कि सारे के सारे किसानों के कथित आंदोलन के ऊपर वो हावी हो गया है, वह कंफ्यूजन, और ये चल रहा है। ये आप लोग कंफ्यूज हैं टिकैत साहब, ये आरोप है बीजेपी का।
आप ये लखीमपुर बताओ खीरी कि पर सर आते मंत्री हैं, एक जी सेकंड सर। कब बात करना चाह रहे ना? अभी एक जिले का तो कम से कम एमएसपी के किसानों का भला हो जाए। मंत्री जी जगह बता दो कि कहाँ किसान लेकर आए, अपने जिले की बता दो। पहली चीज आपने बिल्कुल वो करा। अब ये ना कहियो कि पुलिस रोक के। बिल्कुल नहीं कहेंगे। हाँ, बिल्कुल। पूरी कहाँ व्यवस्था लेकर आए? है, कहाँ लेकर आए? एमएसपी पर खरीदारी की पूरी व्यवस्था है, तीसरे दिन भुगतान पहुंचने की व्यवस्था है। और मुझे ऐसा लगता है कि राकेश जी इस प्रकार के आंदोलन का नेतृत्व करते करते छोटे किसान से और जो सामान्य किसान है उसके संपर्क में नहीं रह गए हैं। इनको जमीनी जो सत्य है उसकी जानकारी नहीं। मैं गया था अभी, पूरा माल लुट रहा है। मैं आपको ले ठीक है, चलूंगा। मेरठ आएंगे जी, बिल्कुल धन्यवाद आपका। मेरठ के सांसद जी ने कहा कि मेरे क्षेत्र में एमएसपी मिलेगी और भाई संपर्क कर लो। पूरा धान की उसकी खरीद यहाँ पर होगी। अभी जो धान की फसल आ रही है एक चीज तो हो गया। आपके इर्द गिर्द लेकिन अब कंफ्यूजन बन रहा है और वो इसलिए कोई confusion नहीं है। और सवाल तो एक चीज मैं और जवाब दे दूं। सवाल पूछने का तो अधिकार दीजिए। एक मिनट, रुकिए, सवाल दूसरा जो जवाब था, बोलिए। जो मंत्री जी कहते हैं, सब लोग सुन लो भाई ध्यान से। मंत्री जी क्या कहते हैं? मंत्री जी कहते हैं कि हम बातचीत को तैयार हैं, संशोधन नहीं हो, संशोधन पर तैयार हैं, कानून वापसी नहीं होंगे, बात कर लो। तो इसका मतलब स्क्रिप्ट लिख ली, फाइनल लिख लिया है, किसान को बातचीत के लिए साइन करवाने के लिए बुलाते हैं। हमने ये कहा बातचीत कर लो, कमरे में बैठ के करो, कोई आपको बात करनी आप वहां करो। पहले कंडीशन लगा के किसान बातचीत करने नहीं जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अब कह दिया ना, क्या अब तो कहा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कहा? होल्ड पर है कानून। ऐसे में आप लोगों को क्यों परेशान करते हैं? यहाँ पर कई लोग होंगे जिनको दफ्तर जाने में दिक्कत होती होगी, बिल्कुल, हमें भी ट्रैफिक दिक्कत जाम है। का सामना करना पड़ता बिल्कुल, हमें भी होगा, होती उनका है। क्या कसूर है? रास्ता चलने के लिए है, रोकने के लिए थोड़ा है। राजमार्गों को इतने महीने तक बंद रखना नहीं, बंद करना चाहिए, खुलने चाहिए। आप बैठे हैं ना वहां, तो कैसे बंद होगा? पुलिस के बैरिकेटिंग है, वे हटवाओ पहले। पुलिस के बैरिकेटिंग हटवा दो ना। आप वहां बैठे हैं तब तो बैरिकेडिंग लगाई है। नहीं, हम तो उठ जाएंगे। आप बैरिकेटिंग हटो, हम भी चलेंगे आगे को। रास्ता चलने के लिए है, बैठने के लिए थोड़ा है रास्ता, चलने के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने यही तो कहा। शहर के बीचों बीच आएंगे तो क्या परिस्थिति बनेगी? चलने के लिए तो है ना, रास्ता जो है चलने के लिए है, तो चलने दो हमको। कहां तक जाना है? अब ये थोड़ा कहा उसने, लाल किले तक सुप्रीम कोर्ट ने ये थोड़ा कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रास्ता चलने के लिए है, रास्ता पुलिस ने रोक रखा है, रास्ता खुलवो। और आप आएंगे बीच दिल्ली, फिर कहाँ आएंगे? तो आगे की भी गारंटी है। सुप्रीम कोर्ट ने इजाजत नहीं दी ना। सुप्रीम कोर्ट ने तो आप लोग तो चाह रहे थे ना कि रामलीला मैदान में तक जाएं, सुप्रीम कोर्ट ने भी नहीं कहा। क्यों सुप्रीम कोर्ट को भी बीच में उलझा रहे? सारा सिस्टम बंधन में है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट भी बंधन में? अच्छा, क्यों को आओ? हाँ? सबको राज्यसभा चाह रही, आवाज नहीं आई सर। सबको राज्यसभा चाह रही, हम सम्मान राज्यसभा भी करें, कोर्ट का भी करें, सब कुछ चाह रही। नहीं, समझ गए, जो जिसको समझना सब समझ गए, सब समझ गए। कोई एजेंसी ऐसी होगी, सबकी जांच होगी, कौन क्या क्या फैसले कर रहा है, सबकी होगी जांच। कौन सी एजेंसी होगी? आ जाएगी, टिकैत एजेंसी। यहाँ तो कोई है नहीं अभी। अच्छा, देश में तो है नहीं कोई एजेंसी नहीं है। अगर बाहर कहीं कहेंगे फिर कहेंगे जी आपने बाहर भेज दिया। ये आपको कांग्रेस का एजेंट कहते हैं। अब बाकी उधर एक सेकंड सुनो, अगर होती तो ऐसी तैसी नहीं होती। है नहीं, कोई नहीं है, विपक्ष तो रहा ही नहीं, निमट का केस। लेकिन वो सब कह रहे हैं लखीमपुर खीरी में आप बीजेपी के एजेंट बन गए, आप ही ने समझौता कराया किसानों से। अगर आग लगने से बचा लिया देश को, और कौन लोग ये कह रहे कि डेड बॉडी रखकर 5 दिन तक उसमें उनकी बॉडी रख के और समझौता ना करो? अपने परिवार की 2 दिन रख के दिखा दो। वो समझौता हुआ है अंतिम संस्कार तक, समझौता हुआ है लड़के की गिरफ्तारी पे, समझौता हुआ है जो FIR दर्ज हुई है उसमें इनका गृह राज्य मंत्री भारत सरकार का 120B का मुलजिम है, उसका इस्तीफा, उसको पकड़े, उसको जेल में डाल लें, दोनों को फिर लाएं, 5 दिन के रिमांड उनका लें, और जब बताएंगे कि हमारे गैंग में कौन कौन शामिल थे। लेकिन मतभेद तो अब किसानों और किसान नेताओं में भी हो रहे हैं। कोई नहीं है, जो चढ़ूनी साहब है, नहीं, और ये कहा जा रहा है कि पंजाब से कई किसान आए थे, नुकसान उनका हुआ, अब आप बीजेपी की बी टीम बन गए हैं चुनावों के पहले। समझौता वहां पे 10,000 किसानों के बीच में हुआ, उनके परिवार, उनके रिश्तेदार और सरकार के लोग शामिल थे। समझौता जब हो जाए और जिस कंडीशन पे हो जाए उसको कर लेना चाहिए।
वहां पे समझौते में जो अधिकारी आए थे उनको सरकार ने फुल फ्लैश पावर देकर भेजा। जो समझौता वहां पे हुआ, अंतिम संस्कार तक समझौता था, उनको जो मुआवजा देना था वो उन्होंने दे दिया। जो गिरफ्तारी थी, लाल कारपेट बिछा के वो लड़का बुलवाया गया, गुलदस्ते चारों तरफ को लगे हुए थे। जब तक देश का मंत्री रहेगा, जब तक उससे कोई पूछताछ नहीं कर सकता, उसका इस्तीफा, उनकी गिरफ्तारी। 120B का मुलजिम देश का गृह राज्य मंत्री है, उसकी गिरफ्तारी चाहिए, इस्तीफा चाहिए, इनको ले लेना चाहिए उससे। जिनकी वहां पर मार मार कर पीट पीट कर हत्या कर दी गई, आप उसको जस्टिफाई कर रहे हैं, ऐसा सुना गया है। जो लोग वहां फिर निकले, जो आंदोलनकारियों के बीच से, उन लोगों को 4 लोगों को पीट पीट कर मार दिया गया। वो पिक्चर तो जरूर पूरे देश ने देखी है। उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए ना। सुन लो, 302 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। सुन लो, वहां पे जो घटना हुई वो सबने देखी। जो बीजेपी की गाड़ी थी वो शांति से निकल रही थी, किसी ने कुछ नहीं कहा। प्री प्लान वहां से जाते हुए लोगों के ऊपर जो गाड़ी थी 4x4, उसमें गिर डाला गया और पब्लिक को पीछे से हिट करा गया। उसके पीछे दूसरी गाड़ी, उसके पीछे तीसरी गाड़ी। जब वह गाड़ी पलट गई, रिएक्शन क्या हुआ होगा पब्लिक का, आप उसकी बात कर रहे हैं। नहीं होनी चाहिए किसी की हत्या। जो 8 लोग वहां पे मारे गए हैं, उसके जिम्मेदारी यहां के मंत्री की है, उनकी सरकार की है, उसकी जिम्मेदारी। हत्या का मुकदमा उन पर दर्ज होना चाहिए जिन्होंने पीट पीट कर 4 लोगों को मार डाला, जिसे आप रिएक्शन कह रहे हैं। फिर से पूछ रही हूं आपसे। गलत चीज, आप करेक्ट जानकारी करो। 3 लोग वे थे, 5 लोगों की हत्याएं कुचल के हुई। मुकदमा दर्ज होना चाहिए उन पर हत्या का। जो देश अगर वो आंदोलनकारी भी देश का कानून कहता है कि इंटेंशन हत्या करी गई है या हत्या हुई है, हालात क्या है, वो देश का कानून बताएगा। देश का कानून तो कहता है कि आप किसी की पीट कर हत्या नहीं कर सकते। बिल्कुल, कानून को समझाना क्या है? पीटा क्यों गया है, क्यों वहां गया? पर हालात क्यों हुई, क्या हुई होगी, रिएक्शन हुआ है वो। तो उस रिएक्शन को आप जस्टिफाई कर रहे हैं टिकैत साहब? अच्छा क्या बताऊं, और ये कहूं कि उन्होंने हत्या करी? क्या जो लोग गाड़ी से कुचल के 20-40 लोगों को लेकर आ रहा है, वो गाड़ी में पकड़ा गया, भीड़ ने क्या कर दिया होगा, उसको आप हत्या नहीं कह सकते। हत्या क्यों नहीं कह सकते? ये आप कैसी बात कर रहे हैं? आप बात बात पर कानून क्या कहता है, कानून क्या कहता है? प्रभु, आप बात बात पर देश के संविधान की दुहाई देते हैं। तो जो अगर इसी तरह से कानून चलना है, तब तो फिर वो पीटेंगे, फिर उधर से आकर कोई पीटे, ऐसे ही चलता रहेगा। हमने कहा कि जो कानून करेगा वो अपना काम कर लेगा। उसमें क्या जस्टिफाइड होगा, क्या हालात क्या हुए, क्यों हुए, उसमें आ जाएगी सारी चीजें। उसको हत्या नहीं कहेंगे। हत्या क्यों कहेंगे, ये बताओ ना, कि हत्या क्यों कहेंगे? क्योंकि पीट पीट कर मारा, उसकी जान ली, उनके भी परिवार है। क्या हालात हुए होंगे वहां पे, वो तो कानून बताएगा उसमें। तो आप लिंचिंग को जस्टिफाई कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि रिएक्शन है, इसलिए रिएक्शन है ये पूर्ण रूप से। जो लोग किसी की डेथ करके आ रहे, वो भीड़ ने पकड़ के क्या हुआ होगा वो तो बताएगा। 302 का मुकदमा क्या होता है? 302 का मुकदमा होता है किसी की हत्या करना। हाँ। 304 जब पीट पीट कर किसी को मार रहे हैं आप जानबूझकर, तो क्या होता है? जानबूझकर नहीं होता हो, किसी की कोई इंटेंशन नहीं है वहां पे। जो हत्या का मुकदमा वो है कि जिसकी इंटेंशन है कि मुझे इसको मारना है। सोच लो टिकैत साहब, क्या बोल रहे हो आप? सोच लो, आप देख लो ना क्या होगा उसमें, वो तो जांच में आ जाएगा सारी चीजें। एक बार फिर से सोच लो आप। की, ये रिकॉर्डेड रहेगा। ये कह रहा कि हूं आप दिन दहाड़े हत्या को सही ठहरा रहे हैं, रिएक्शन कह रहे हैं। ये कह रहा हूं रिएक्शन है। हत्या वो होती है कि किसी की सोची समझी चाल हो, उस पर 302 लगती है। जवाब दीजिए, सोची समझी चाल थी वहां पर बीजेपी नेताओं? ये तर्क वास्तव में राकेश टिकैत जी दे सकते हैं, जो एफआईआर भी लिखेंगे, जांच भी खुद करेंगे, फैसला भी देंगे और सजा भी देंगे। ये केवल इन्हीं की हिम्मत है। ये देखिए, लखीमपुर में जो कुछ हुआ बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, पूरा देश उससे सख्ते में है। ये अब कई सारे तो उसमें प्रश्न, कई सारी चीज़ें उसके अंदर आ रही हैं कि गाड़ियों को तोड़ा गया, उनको जो है डंडे लाठी, उसमें से वो भागना पड़ा उनको, जो कुछ है।
जो गाड़ियों से जिन लोगों की दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से मृत्यु हुई है वो बहुत बड़ा अपराध है, उसकी एसआईटी के द्वारा देश के जांच हो गृह रही राज्य है। मंत्री के सुपुत्र एक दिन गायब रहे। ठीक बात है, उसकी औरत ही ठीक बात कैसे है? नहीं उसका ठीक बात ठीक क्या है इसमें? नहीं आपकी बात ठीक है, मैं ये कह रहा हूं निश्चित रूप से यदि कोई मंत्री है तो उनके परिवार की अधिक जिम्मेदारी है। आज वो उनके पुत्र पेश भी हुए हैं, एसआईटी जांच कर रही है, जो हाई कोर्ट के निवर्तमान जज के निर्देशन में सारी जांच होने वाली है। मैं समझता हूं कि जो अपराध है वो अपराध है, उस जो भी अपराधी है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इसमें किसी को भी इस पर नहीं किया जा सकता, चाहे वो मंत्री का पुत्र हो और चाहे वो भीड़ के द्वारा जो मॉब लिंचिंग हुई है वो हो। मैं समझ इसके अंदर कोई न्याय के दो स्टैंडर्ड नहीं हो सकते। और ये जो बात है, अब देखिए मैं यहाँ मुजफ्फरनगर के अंदर उमेश मलिक हमारे एक विधायक है, वो जा रहे थे, हमला हुआ उनके ऊपर इसी प्रकार का, जानकारी जो सारी चीज है गाड़ी जा रहे थे, गांव में जा रहे थे, नहीं। तो नहीं जाएंगे क्या? माने जो बात है ये देखिए, मैं जो बता रहा हूं देश के अंदर एक प्रकार की अराजकता पैदा करने की कोशिश, गलत चीज है, और देश के कुछ जानकारी कर हिस्सों लो। बाकी सब जगह इनका कोई समर्थन नहीं है, कुछ हिस्सों में केवल समर्थन है इनका, और वो समर्थन भी बड़ा सीमित है। लेकिन वहां पर इस प्रकार की कॉल दे देना कि भी गांव में मत जाइएगा, कुछ भी हो सकता है, ये एक प्रकार से प्रोवोक करना है, ये लोकतंत्र के हित में नहीं। और मैं फिर अपने पुराने सवाल पर आता हूं आदरणीय टिकैत जी, आप जो है कोई एक कारण ऐसा बताइए, आप जो कुछ कह रहे हैं वो इधर उधर की बातें कर रहे हैं। अभी आप कानून के बारे में बातचीत कीजिए, अरे टिकैत कानून में ऐसा क्या है, और कानून मेरा एक और बातचीत कीजिए ना, सरकार मेरा वक्त खत्म हो चुका है। ट्रैफिक जाम के लिए ये लोग कितने दिन और तैयार रहे हैं? ये तो पुलिस बताएगी, ये सरकार बताएगी। टिकैत साहब क्या बताएंगे? नहीं हम तो कह रहे हैं कि खुलना चाहिए, हमने तो खोलना, क्या जनता में हम तो खुलवाओगे, हमको तो माहिर है, हम तो भाई बैरिकेटिंग हटाने के, आप आओ साथ में बिल्कुल। चलिए, जैसे आपने लखीमपुर खीरी में समझौता कराया, उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द किसान समझौता अगर सरकार चाहेगी तो हो जाएगा। जो आंदोलन कर रहे हैं और जो परेशानी का सामना कर रहे हैं, एक रास्ता वहां पर बिल्कुल रास्ता खुलना चाहिए। हम भी इसी पक्ष में हैं, हम क्यों बैठे वहां, हम भी दिल्ली में। मेरा केवल एक निवेदन है कि जनता के बीच में जाएं, बताएं, वोट मांगने की इनकी इच्छा है, सरकार बदलने की इनकी इच्छा है, उस इच्छा के लिए जनता के बीच में जाएं, अपना पक्ष रखें। वो सरकार आपको कोई वोट नहीं दे रहा, आपको कोई वोट नहीं दे रहा, जनता को फैसला करने दें। गुंडागर्दी से जीतना चाहते हो, गुंडागर्दी समाप्त करें, जनता से जिन्होंने लड़ाई छेड़ रखी है उसको समाप्त करें और काम करें। ये लड़ाई नहीं है, देश के अंदर लोकतांत्रिक आजादी प्रत्येक आजादी है, इनको भी है, आपको कोई वोट नहीं दे रहा। आजादी का अपहरण करने का अधिकार इनको नहीं है। जनता को बहका के वोट लेते हो, आपको कोई वोट नहीं दे रहा। धोखाधड़ी और सरकारी गुंडागर्दी और बंदूक की ताकत पे आप देश पे राज करना चाहते हो, पूरे सिस्टम पे आपने कब्जा कर लिया। देश बंधन में है, देश की पार्लियामेंट भी बंधन में है, देश में गोदाम पहले बने और पार्लियामेंट में कानून बाद में बने। जानकारी करो, बोलने की किसी की हिम्मत नहीं है, सारे मेंबर पार्लियामेंट के हाथ में झोला दे रखा, क्या बोलना। आपके तो बड़े लीडर नहीं बोल सकते बीजेपी के, कहां अटल बिहारी हुए। वक्त खत्म हो रहा है टिकैत साहब, नहीं तो ये